हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो सीआईबी विद अशोक। तो एबीएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है कारपोरेट वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें भी एक न्यूमेरिकल पार्ट है जिसको हम कवर करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल WACC को कैलकुलेट किया जाता है। WACC वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लीजिए, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, वो बातें समझेंगे। देखिए, अगर आपको कोई कंपनी चलानी तो उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। पूंजी कैपिटल कैसे अरेंज कर सकते हैं? आपने कमा लिया हो, खुद ही कमाया हो, नौकरी करते थे, 10 साल नौकरी करी, 40 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप अपने मित्र से मांग लीजिए, फ्रेंड से मांग लीजिए, है ना, रिश्तेदारों से मांग लीजिए। ठीक है, लेकिन ना मान लो कि ना रिश्तेदार साथ दे रहा है और ना ही फ्रेंड्स साथ दे रहे हैं और ना ही तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी है, मान लेते हैं ऐसी स्थिति है। जब आप कोई काम करने जाते हैं, कोई आइडिया लेकर आते हैं, तो ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वो स्थिति से आप भी गुजर रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं है आप पे, सबको लगता है तू तो पक्का फेल होगा, वो वाली स्थिति है। तो उस केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, आप जो है बैंक के पास जा सकते हो, उधार ले लो उससे, डेट है ना, डेट बैंक से उधार ले सकते हैं, या इक्विटी इशू कर दीजिए। इक्विटी मतलब आप अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दीजिए, है ना, या फिर जो है प्रेफरेंस शेयर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ये 2-3 तरीके हैं, और बॉन्ड वगैरह भी इशू किया जा सकते हैं, डिवेंचर भी इशू किया जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन बेसिकली हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले वो 3 ही चीज़ों को लेंगे। अदरवाइज पैसे अरेंज करने का और भी तरीके, मैंने कहा नहीं, रिश्तेदार नातेदार है ना, ससुराल से मांग लीजिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है वो इसी पर लिमिटेड है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, अब क्या होगा कि मान लो डेट से आई नीड 100 करोड़, कितना चाहिए मुझे, 100 करोड़। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। कैसी पॉसिबिलिटी हैं भाई? हो सकता है मैं 50 करोड़ डेट यानी कि बैंक से उधार ले लूँ, 30 करोड़ की इक्विटी इशू कर दूँ और 20 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दूँ। या मेरा मन हुआ, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि बैंक से लोन महंगा है तो सिर्फ 20 करोड़ के ही लोन बैंक से लिए, बाकी जो है इक्विटी अपनी कंपनी के जो शेयर हैं वो 80 करोड़ के इशू कर दिए और प्रेफरेंस शेयर का कुछ लिया ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं किया। तो इस तरीके बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो यहाँ क्या है, कितना परसेंट, मतलब मान लो डेट में A%, इक्विटी में B% है ना, और प्रेफरेंस शेयर C% है, ऐसे आपने रेज किया। कहने मतलब मैंने क्या किया, 20% कर्जा ले लिया, 40% जो है इक्विटी से इशू कर दिया और बाकी का 40% प्रेफरेंस शेयर से अरेंज कर लिए। तो ये हो गया आपका क्या, कितना परसेंट आपने क्या अरेंज किया हुआ है। ओके, उसके बाद में हर एक की कीमत होती है। हर एक की कीमत का मतलब, जैसे आप बैंक से डेट लोगे तो उसमें कुछ सर्टेन आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सिमिलरली जब आप इक्विटी इशू करोगे तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना, उसकी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, उसकी भी इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। मान लो यहाँ पर 12% देना पड़ रहा है। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर पर भी हो सकता है आपको खर्चा 8% का आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें मिला करके ही आपका WACC बनता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, डिटेल में चर्चा यहाँ पर होगी। द वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल या WACC इज मार्जिनल कॉस्ट आर द कास्ट ऑफ रेजिंग मोर कैपिटल दैट इज एवरेज अक्रॉस द वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल। तो मतलब जब आपको मतलब अधिक कैपिटल, जितनी कैपिटल है उससे अधिक कैपिटल, मोर कैपिटल जब आप रेज करते हैं तो उसमें जितना पैसा आपका खर्चा होता है उसे ही वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और जो ये खर्चा होता है उसको क्या करते हैं, एवरेज किया जाता है वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल। जितने तरीकों से आपने पैसे इकट्ठा किया है, फंड इकट्ठा किया है, उनको एवरेज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर RD, RP और RE, ठीक है, उसी तरीके से WD, WP और WE, ये 6 चीज़ें यूज होंगी। कहाँ यूज होंगी वो देख लीजिए पहले, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है फार्मूला किसका, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल का, WACC का फार्मूला आपके सामने रहा। अब चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। WD इंटू RD प्लस WD इंटू WP इंटू RP, WE इंटू R। ये D फॉर डेट है, P फॉर प्रेफरेंस शेयर है, E फॉर इक्विटी है। ओके, तो ये वेट कितना है, वेटेज कितना है डेट का, इनटू रेट क्या लग रहा है डेट लेने में, यानी हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसी तरीके से वेट कितना है
प्रेफरेंस शेयर का वेट का मतलब कितना परसेंट आपने, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने डेट क्या किया 20% ले लिया, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर 30% इशू कर दिए और बाकी का इक्विटी में 50%। मतलब कहने का मुझे 100% चाहिए था, क्या 100% पूंजी चाहिए थी। उस 100% में से मैंने 20% डेट के तौर पर, 30% प्रेफरेंस शेयर के तौर पर और 50% इक्विटी तौर पर रेज किया हुआ है। तो ये जो आपने 20%, 30% और 50% लिया हुआ है, इसे ही फ्रेंड जो है हम इसे WD बोलेंगे, इसे WP बोलेंगे और इसे WE बोलेंगे। यानी कितना वेटेज है आपकी पूंजी में, इनका वेटेज कितना है। डेट का वेटेज कितना है 20% का, प्रेफरेंस शेयर का 30% का, इक्विटी का 50% का। तो मेरे ख्याल से ये W का मतलब समझ में आ गया होगा, WP का W। और इनको रेज करने में जितना आपको खर्चा लग रहा है, रेट, उसे RD, RP और RE से रिप्रेजेंट करते हैं। वही लिखा हुआ है कि RD क्या बताता है, कास्ट ऑफ डेट है आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद आपको मतलब जो है डेट यानी कि कर्जा लेने में कितना खर्चा हो रहा है। RP क्या है, कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में कितना खर्चा हो रहा है आपको। उसी तरीके से इक्विटी शेयर में कितना कॉस्ट लग रही है। ये सारी चीज़ें आपकी RD, RP और RE कहलाती हैं, ठीक है। WD, WP और WE क्या होता है। WD होता है डेट का कितना प्रोपोर्शन है, वो WD कहलाएगा। प्रेफरेंस शेयर का कितना प्रोपोर्शन है, WP कहलाएगा। प्रोपोर्शन मतलब वही परसेंटेज। और इक्विटी शेयर का कितना प्रोपोर्शन है, वो जो है आपका WE कहलाता है। फार्मूला आया WD, RD, WP, RP प्लस WE, RE। ओके, बस ये होता है इसका फार्मूला। क्वेश्चन देखते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन में ये लास्ट वाला कैलकुलेशन है, बाकी डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। दिस विल नॉट बी गिवन, बाकी ये सारा डेटा आपको दिया रहेगा। ये भी नहीं दिया रहेगा, आपको निकालने के लिए पूछेगा कि आपके सामने ये डेटा है। एक कंपनी है जिसने 45% जो है डेट लिया हुआ है, 5% प्रेफरेंस शेयर से पैसा अरेंज किया और 50% जो है इक्विटी शेयर से पैसा अरेंज किया हुआ है। कास्ट ऑफ कैपिटल, डेट के केस में 8% खर्चा लग रहा है, प्रेफरेंस शेयर के केस में 9% और इक्विटी शेयर के केस में 15% खर्चा लग रहा है। तो आपको पूछा जाएगा कि आप कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल, WACC आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा और आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सरल कैलकुलेशन है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। देखिए ये आपका क्या है, WD है, ये आपका क्या है, WP है, ये आपका क्या है, WE है, ये आपका क्या है, RD है, ये RP और ये RE। D फॉर डेट, P फॉर प्रेफरेंस शेयर, E फॉर इक्विटी, W फॉर वेटेज और R फॉर रेट, कितना रेट हमें लग रहा है। और हमने फार्मूला अभी पढ़ा था कि अगर आपको वेटेड एवरेज कैपिटल निकालनी है तो WD को RD से मल्टीप्लाई करिए, उसी में WE को RE से मल्टीप्लाई और WP को RP से मल्टीप्लाई करके जोड़ डालिए। अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपको वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल निकल आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन परसेंटेज में है तो हम परसेंटेज में नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, मैं हटाता हूँ इसको, तो हम इसको 0.45 लिखेंगे, इसको 0.08 लिखेंगे, इसको 0.05, इसको 0.09 है ना, इसको जो है 0.50, इसको 0.15। मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको आपस में, तो 45 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर उठाइए, कॉपी पेन कैलकुलेटर जो भी है आपके पास उससे जुटिए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, सारा जोड़ डालिए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जोड़ना है। फार्मूला फिर से ध्यान दीजिए, WACC इक्वल टू WD RD। मैंने WD RD किया, ये आ गया, प्लस उसमें जोड़ा WP इंटू RP, ये मैंने जोड़ दिया। बस ध्यान रखिएगा, परसेंटेज मत रखिएगा, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके, जैसे 9% है तो 9/100 कर लीजिए, इक्वल टू 0.09 आता है, वो यूज करना है। इसी तरीके से WE और RE ये जोड़ना है, ये जोड़ना होता है फ्रेंड्स, ओके। ये ना करने लगिएगा इन तीनों को जोड़िए और जो है उसका एवरेज निकालने लगिए, नहीं। ये वेटेड एवरेज जरूर कह रहा है, लेकिन एवरेज यही हो चुका है, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आपको बस केवल इनको कैलकुलेट करके और ऐड करना है, मीन्स ये तीनों वैल्यू हमने ऐड की, कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आपका 0.1155 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक WACC। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, लेकिन WACC से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, अलग तरीके का न्यूमेरिकल है, इसको भी इसी में निपटाते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, देखिए आपसे पूछा गया है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है
पोस्ट टैक्स एवरेज कास्ट ऑफ एडिशनल डेट, यानी कि आपको अगर डेट लेना है तो कितना पैसा, कितना परसेंटेज रेट चार्ज देना पड़ेगा। कास्ट ऑफ इक्विटी, अगर आपको इक्विटी रेज करनी है तो उसमें कितना परसेंट लगेगा, जो ये परसेंटेज है ये वाला, ये इसके कैलकुलेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि ये कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, उसके लिए डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ओवरऑल वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। देखिए फिर लास्ट में वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कास्ट ऑफ एडिशनल कर, ये WACC है। चौथा जो क्वेश्चन है वो आपका, जो हमने WACC पढ़ा वो है, लेकिन उसके पहले हमें ये सारी राम कहानी पढ़नी है। समझते चलते हैं, एक एक चीज़ को, एक एक बात को समझते हुए चलेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए एडिशनल फाइनेंस कितना चाहिए इसको, 20 लाख रुपए। ठीक है, तो 20 लाख रुपए कंपनी को और चाहिए। तो सर रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब कितना पैसा आपने होल्ड करके प्रॉफिट में रखा हुआ है। जैसे मान लो किसी कंपनी को टोटल 10 लाख का प्रॉफिट होता है, कितने लाख का, 10 लाख का प्रॉफिट, तो कंपनी क्या करती है उसमें से 4 लाख रुपए उठा करके अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है एज ए डिविडेंड। क्या करती है, डिविडेंड के तौर पर बांट देती है, और 6 लाख रुपए अपने पास होल्ड कर लेती है इस प्रॉफिट का, अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने के लिए। पूरा का पूरा 10 लाख प्रॉफिट होगा और सारा का सारा डिविडेंड में हम नहीं बांटते हैं, कोई कंपनी नहीं बांटेगी, इतनी दिलेर कंपनियां अभी नहीं आती हैं। ठीक है, तो 6 लाख रुपए जो आपने होल्ड किया, दैट इज योर रिटेन अर्निंग। तो ये कंपनी की रिटेन अर्निंग कितनी है, 4 लाख रुपए। तो ये जो लग रहा हो ना कि कुल कितना पैसा चाहिए, 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए में से 4 लाख तो है, इसका मतलब 16 लाख अरेंज करना है। राइट, बात समझ में आ रही होगी। आप देखिए ये चीज़ नोटिस करिए कि कितना चाहिए, 20 लाख, 4 लाख पहले से है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा जो रिटेन अर्निंग होती है फ्रेंड्स, ये इक्विटी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट। अब ये कैसे, डेट का पार्ट क्यों नहीं है सर, देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ, डेट है और इक्विटी है। तो सर रिटेन अर्निंग डेट का पार्ट क्यों नहीं है, ये कर्जा क्यों नहीं है, भाई बैंक से लिया है, नहीं। देखो समझो, अभी मैंने बताया कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए, 10 लाख में से उसने 4 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को बांट दिए। इक्विटी पर ही तो बांटते हैं शेयर होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स को ही तो इक्विटी का पैसा डिविडेंड के तौर पर देते हैं। तो भैया जो 6 लाख रुपए बचे, ये भी तुम्हारा इक्विटी का ही पार्ट है, ये बैंक से लिया हुआ कर्जा नहीं है। सो दिस इज नॉट डेट, ये डेट नहीं है, ये इक्विटी है। अब ये मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो 20 लाख रुपए अरेंज करने हैं, कितना अरेंज करना है, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए में कहा गया है कि डेट इक्विटी रेशियो 25 और 75 का होना चाहिए, यानी बोले तो यहाँ डेट और यहाँ पर इक्विटी, तो अगर 25% डेट है तो 75% इक्विटी लगेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 4 लाख रुपए आपका इक्विटी का पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1:3 का रेशियो है, कितना, 1:3, यानी 1 रुपये कर्जा लोगे, अगर 1 रुपये का कर्जा लोगे तो 3 रुपये के बदले में शेयर इशू करने पड़ेंगे, इक्विटी इशू करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो कंपनी को कितना जो है कर्जा लेना पड़ेगा। देखो आप, अगर 1:3 का है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला करके 20 लाख रुपए, और टोटल हुआ 3 और 1 4, और उसको चाहिए 1 किसमें, डेट के तौर पर, 4 5 6 20, यानी 5 लाख रुपए डेट के तौर पर, और बाकी बचे के 15 लाख रुपए उसे इक्विटी के तौर पर अरेंज करने पड़ेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक इतनी बातों पे। 5 लाख रुपए का कर्जा लेंगे हम, और 15 लाख रुपए हम शेयर मार्केट में शेयर इशू करेंगे। अब यहाँ फायदा हुआ कि 4 लाख रुपए ईश्वर की असीम अनुकंपा से पहले से ही हमारे पास थे, तो 4 लाख रुपए पहले से पड़े थे, तो भाई चलो अब अच्छी बात है कि सिर्फ 11 लाख रुपए का मैं शेयर इशू करूंगा और 5 लाख रुपए का कर्जा ले लूंगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर, ठीक है। चलो यहाँ तक अब यहाँ बोल रहा है कि कास्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले जो कर्जा लोगे उसकी कॉस्ट कितनी है। तो अगर 2 लाख रुपए तक का कर्जा लोगे तो 10% टैक्स पड़ेगा, और 2 लाख से ऊपर का जितना भी कर्जा लोगे उस पर 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। बैंक जो है आपसे डेट है, कर्जा है, कर्जे पे 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा होगा उस पर 10% का इंटरेस्ट, और 2 लाख से ऊपर का जो कर्जा लोगे बाबू उस पर 13% का इंटरेस्ट हम लेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो हमें कितना कर्जा लेना है, 5 लाख रुपए। मैंने भी आपको बताया कि टोटल हमें 5 लाख रुपए कर्जा लेना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, 2 लाख तो लूंगा ही, प्लस 3 लाख रुपए और भी लूंगा। तो इस 2 लाख पर मैं 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और बैंक इस पर 13% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बोलिए कोई डाउट है यहाँ तक, है ना। इस पर 2% का 10% चार्ज करे, क्योंकि बताया है कि 2 लाख रुपए तक 10% चार्ज होगा। 2 लाख के बियॉन्ड जितना भी कर्जा लोगे वो 13% पर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2 लाख का 10% हो गया फ्रेंड्स 20,000 रुपये,
और इसी तरीके से 13 तिया 39, ये हो गया 39,000 रुपये। अगर इसको हम जोड़ दें तो 30 20 50 59,000 रुपीज़ जो है टोटल हमारा इंटरेस्ट चला जाएगा। जो हम कर्जा लेने जा रहे हैं उस पर कितना जो है इंटरेस्ट चला जाएगा 59,000 का। ठीक है, तो इतना जो भी टर्म आए हैं जिनके यूज कहाँ क्या हो रहा है वो मैंने आपको समझाया है। मैं इसको हटा रहा हूँ, हम आगे बढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। अर्निंग पर शेयर, हर एक शेयर पर कितने की अर्निंग है? 12 रुपये की। अर्निंग पर शेयर कितनी है आपकी? 12 रुपये की। डिविडेंड का पे आउट अर्निंग का 50% है। डिविडेंड पे आउट कितना है? अर्निंग का 50% है। उसके बाद में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट यानी कि जी की वैल्यू कितनी है? जो डिविडेंड ग्रो करेगा 10% से ग्रो करेगा। मार्केट प्राइस क्या है शेयर का? 60 रुपये। मार्केट प्राइस कितना है? 60 रुपये है इसका। मार्केट में अभी शेयर 60 रुपये है मार्केट प्राइस। ठीक है, डिविडेंड कितना है? अर्निंग का 50% है, ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी का जो टैक्स रेट है जैसे टीसी बोलेंगे वो 30% है, यानी कि 0.3 हो जाएगा, है ना। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 का रूप ले लेगा। उसी तरीके से शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट कितना है? इसको टीपी बोलेंगे। जैसे टीसी टैक्स रेट फॉर कंपनी, उसी तरीके से टैक्स रेट फॉर पर्सन, है ना, पर्सनल टैक्स रेट, ये 20% है, इक्वल टू 0.20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म हैं आपके आ गए और इन सभी का यूज करके ही हम ये जो कैलकुलेशन इन्होंने कही है वो करेंगे। तो यहाँ पर भी हम नए नए फार्मूले सीखेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये पोस्ट टैक्स एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल एडिशनल डेट का फार्मूला लगेगा, कास्ट ऑफ इक्विटी का भी फार्मूला होता है, रिटेन अर्निंग का भी फार्मूला होता है। 3 फार्मूले सीखेंगे। चौथा तो आपको पता ही है, ओवरऑल वेटेड एवरेज कितना है। ठीक है, अब देखिए ये बात मैंने आपको बता दी कि हम कैपिटल रेज करेंगे 25% डेट में और 75% इक्विटी में, जिसकी वजह से 5 लाख रुपए कर्जा लेंगे और 15 लाख रुपए हमें इक्विटी के तौर पर अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी फंड की बात की, रिटेन अर्निंग कितनी है? 4 लाख रुपए की, तो हमें 15 लाख रुपए इक्विटी चाहिए थी, 4 लाख रुपए हमारा रिटेन अर्निंग के तौर पर था, तो एडिशनल इक्विटी 11 लाख रुपए की चाहिए होगी। डेट फंड कितना है हमारा? 5 लाख रुपए चाहिए। देखिए भी डेट फंड कितना चाहिए? 5 लाख रुपए। उस 5 लाख रुपए में 2 लाख रुपए तक का जो है 10% के हिसाब से और 3 लाख रुपए 13% के हिसाब से हम मार्केट से उठाएंगे। अब ये है जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पोस्ट टैक्स एवरेज कास्ट ऑफ एडिशनल डेट का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसे CD बोलते हैं, स्मॉल डी रहेगा फ्रेंड्स। ओके, स्मॉल डी रहेगा, कास्ट ऑफ डेट। तो CD इक्वल टू हो जाएगा पोस्ट टैक्स एवरेज कास्ट ऑफ एडिशनल डेट का फार्मूला होता है टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस TC। TC क्या है? टैक्स फॉर कारपोरेट, है ना, कंपनी के लिए टैक्स, डिवाइडेड बाई टोटल डेट आपने कितना लिया हुआ है। सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। देखिए 59,000 मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। टोटल इंटरेस्ट कितना आया था? 59,000 कैलकुलेट करवाया था ना, याद करिए। टोटल कर्जा कितने का चाहिए था? 5 लाख का। उस 5 लाख में से 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा था वो 10% के हिसाब से जाता था, तो ये 20,000 रुपये हो गए थे। बाकी का जो उससे 2 लाख से ऊपर का कर्जा था उस पर 13% का इंटरेस्ट पड़ना था, तो ये 39 लाख रुपए हो गए। तो ये 59K रुपीज़ हो गए थे। ठीक है, वही 59K लिख दिया इंटू 1 माइनस टैक्स कितना है? याद करिए 30% का था। अगर नहीं याद है तो वीडियो पीछे करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी। 0.3 मैं तो रट के आया हूँ या फिर समझ लीजिए याद करके आया हूँ, फिर ध्यान है। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल डेट। टोटल डेट कितना है? 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। ठीक है, बस अब इसी को केवल फ्रेंड्स कैलकुलेट कर लीजिए आप, काम आपका हो जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये हो गया 59 इंटू 0.7 अपान 500 इक्वल टू, कैलकुलेट कर देता हूँ, 59 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.0826 आ रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 8.26% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8.26%। कितना आया? 8.26%। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ज लेने पर हमें कितना आरडी बोले ना, यही तो है आरडी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? 26%। कितना पे करना पड़ रहा है? 8.26% हमें जो है कास्ट पे करनी पड़ेगी अगर हमें डेट उधार लेना है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है क्या? फार्मूला टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया इंटू 1 माइनस टैक्स का दायरा जो है कंपनी के लिए डिवाइडेड बाई टोटल डेट कितना लिया, उसी चीज़ को यहाँ रखा गया। फ्रेंड देखिए 20,000, 39,000,
ठीक है, सारा कैलकुलेशन वही। क्वेश्चन नंबर 2 है कास्ट ऑफ इक्विटी। कास्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला अलग है, ठीक है, ये है कास्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला। जैसे वहाँ मैंने बताया था ना कास्ट ऑफ डेट का फार्मूला CD है, वैसे कास्ट ऑफ इक्विटी का CE है, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग का हो जाएगा CR, क्या हो जाएगा CR, ठीक है। तो ये देखिए CE का फार्मूला होता है अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन में देखोगे तो 12 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 रुपये दे रखी है। पे आउट कितना है आप याद करिए, पे आउट था 50% ऑफ अर्निंग, 50% ऑफ अर्निंग, अर्निंग का 50%। मार्केट प्राइस कितना है 60, और जी कितना है, ग्रोथ रेट कितनी थी 10%। आप याद करिए, ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू आपको दे रखी हैं। उठा करके सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 12 50% है ना, तो देखिए कि ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर कितना है 12 की, और उसके बाद में पे आउट कितना है 50%, तो 50% मेरे ख्याल से 0.5 हो जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 60 रुपये का, प्लस 10% का ग्रोथ रेट है तो 0.1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब हम जब दशमलव में रख रहे हैं तो इसको भी सब डेसिमल में, जितने भी परसेंटेज थे फ्रेंड्स उनको हमने 100 से डिवाइड कर रखा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे यहाँ पर पे आउट था, पे आउट है 50%, कितना है 50%, तो हमने उसको 100 से डिवाइड करके ये रखा है। इसी तरीके से जी यानी ग्रोथ रेट, डिविडेंड का ग्रोथ रेट 10% दे रखा है, तो उसको भी 100 से डिवाइड करके 0.1 रख दिया है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 6/60 धन 0.1, ठीक है, प्लस 0.1 और इक्वल टू हो जाएगा ये 1/10, ये भी 0.1 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.2, कितना हो गया 0.2, और 0.2 को मेरे ख्याल से 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आ जाना चाहिए, कितना आएगा 20%, ठीक है। तो इसको भी परसेंटेज में बदलने के लिए हमने दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन बहुत होगी, जो बुक में दे रखा है वहाँ तो ये मार्केट प्राइस और जी ऐसे लगता है कि यहाँ जी दे रखा है, अगर आप बुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि जी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ओके। तो थोड़ा और ये भी बात ध्यान रखिएगा, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी कि जितने भी परसेंटेज हैं उनको जरूर डेसिमल में बदल लीजिए, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। चाहे जो भी तरीका आप अपनाओगे गलती हो जाएगी अगर आप उसे डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो ये हो गया 20% इसका। कास्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई 20%, तो कास्ट ऑफ डेट कितनी आई 8.26%, है ना, और कास्ट ऑफ इक्विटी कितनी आई आपकी आ गई 20%। अब इसी तरीके से कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फार्मूला देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू कास्ट ऑफ इक्विटी। इसके लिए कास्ट ऑफ इक्विटी पता होना चाहिए, कास्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस TP। P क्या है, TP क्या है, टैक्स फॉर पर्सन, पर्सन के लिए कितना टैक्स लग रहा है, तो पर्सन के लिए कंपनी के लिए जो है 30% था, और व्यक्ति विशेष के लिए जो है 20% का टैक्स लग रहा था। उठा करके वैल्यू रख दीजिए। अभी CE हमारा कितना आया है 20, ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.2, 0.2 कहाँ से लिया, पर्सनल टैक्स का जो दायरा बुक क्वेश्चन में देखिए वो 20% का है, 20 को 100 से डिवाइड किया 0.2 आ गया, तो 20 इंटू 0.8 इक्वल टू 16%, कितना आ गया 16%। तो कास्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू 16%। तो हमने कास्ट निकाल दी, है ना, या इसी को R भी बोल दीजिए ना, RD वगैरह के तौर पर, ठीक है। 16%, 8.26, 20%, 16%। अब 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। चौथा जो है आपको जो सॉल्व करना है वो ये है, ओवरऑल वेटेड एवरेज निकालना है आफ्टर टैक्स। देखिए ये रहा, ठीक, आपको ओवरऑल वेटेड एवरेज निकालना है। तो देखिए इक्विटी से हमने कितना पैसा अरेंज किया था 11 लाख रुपए, रिटेन्ड अर्निंग से 4 लाख रुपए, और कर्जा कितने का लिया था 5 लाख रुपए का, टोटल 20, है ना, याद है आपको, टोटल 20 लाख रुपए के कर्जे में हमारा कितना कितना पैसा कहाँ लगा हुआ था। उसमें से कास्ट आफ्टर टैक्स अभी देखिए हमने कैलकुलेट किया, इक्विटी की वैल्यू 20% आई है, और इसकी रिटेन्ड अर्निंग की 16% और डेट की 8.26% आई है। तो क्या करिए, इस 11 लाख का 20% निकाल लीजिए, 4 लाख का 16% और 5 लाख का 8.26% निकाल लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल 3,25,300 आ जाएगा जब जोड़ेंगे, ठीक है, 3,25,300, और टोटल कितना अमाउंट हमने अरेंज किया है 20 लाख रुपए इंटू 100, तो ये 16.27% आ जाएगा। WACC 16.27%
आएगा। अब आप एक चीज़ मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, WACC के फार्मूले में WDRD प्लस WERE प्लस WPRP बोला था ना, कि सारा जोड़ना है, डिवाइड वाइड एवरेज नहीं निकालना है। लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, RE है, ये आपका क्या है, RR है, ये आपका क्या है, RD है। लेकिन क्या आपके पास में WD है, क्या आपके पास में WR है या WE है? नहीं है हमारे पास। यानी कि हमें ये होना चाहिए परसेंटेज कितना है, कहने मतलब हमें ये परसेंटेज है, कितना पोर्शन है। यानी हमें ये निकालना पड़ेगा कि 11 लाख रुपए है ना, कितना, 11 लाख रुपए हमारे 20 लाख रुपए का कितना परसेंट है ना, 20 लाख रुपए का कितना परसेंट है। तो ये हो जाता 11 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो 55%। कितना है, 55%, 55%। ये 4 लाख कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 20% है ना, 10% हो गया 2 लाख, और ये 25%। अब नाउ दिस इज WD। अब ये WD है और ये WE है और RE है। अब अगर आप करो कि 0.55 इंटू 0.20, यहाँ पर करो 0.20 इंटू 0.16, और यहाँ पर करो 0.25 इंटू 0.0826, ये मल्टीप्लाई करके और इधर लिखो और जोड़ डालो तो भी आंसर यही आएगा जो हमने पहले में किया था। तो चूंकि यहाँ हम अमाउंट से कैलकुलेशन कर बैठे हैं, इसलिए ये इतना जो है गणित यहाँ तक लगाई गई। पर ये ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको ये ध्यान रह सके ये करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो परसेंटेज में इसको बदलिए कि 11 लाख कितना परसेंट है, यानी कि इसका कितना वेटेज है, इसका वेटेज कितना है, रिटेन अर्निंग का वेटेज कितना है, इक्विटी का वेटेज कितना है, और डेट का वेटेज कितना है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। परसेंटेज पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आपका RE, RR और RD दिया हुआ है। बस इनका मल्टीप्लाई करके केवल जोड़ना ही तो रहता है, इन सब का मल्टीप्लाई करके। पर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद ही आप ये कर सकोगे। नहीं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते तो सिंपल यही करिए, 11 लाख रुपए का 20% है ना। क्योंकि देखो हमें क्या है, क्या हो रहा, अगर 11 लाख रुपए हमने इक्विटी के तौर पर अरेंज किया तो हमें 20% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसे समझ लो। तो 11 लाख रुपए का 20% यानी हम 2,20,000 रुपये इंटरेस्ट दे देंगे। इसी तरीके से 4 लाख रुपए का 16% यानी 64,000 रुपये हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए का 8.26 41,300 रुपये हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कुल कितना इंटरेस्ट दिया, 3,25,000 रुपये का, कितने में, 20 लाख रुपए में। कुल 3,25,300 रुपये 20 लाख में से दिया, तो कुल कितना इंटरेस्ट दिया। यानी एक तरीके से ओवरऑल हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं वो कैलकुलेट करने की, यहाँ तो हर एक का इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, ओवरऑल जो है हमें टोटल कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो भाई 20 लाख रुपए का 16% जो है इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। जबकि आप देखो तो कर्जा उठाना सबसे आसान है। एक आइडिया इससे लगता है कि अगर हम कर्जा उठाए होते, सारा का सारा पैसा अगर हमने 20 लाख रुपए यहीं से अरेंज कर लिया होता, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता 8.26% ही रहता, 16% हमें ना देना पड़ता। तो ये है, स्टडी वगैरह इस तरीके से चलती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस ये क्वेश्चन भी यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। फार्मूला एक बार देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आए तो डायरेक्टली पूछ लिया जाए आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो CD, ये C स्मॉल d है। टोटल इंटरेस्ट को 1 माइनस TC अपॉन टोटल डेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर को पे आउट से डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस G, कितना ग्रोथ है डिविडेंड का, और रिटेन्ड अर्निंग का CR इक्वल टू CE, पहले ये पता होना चाहिए, कास्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में 1 माइनस TP मतलब हुआ टैक्स फॉर पर्सनल टैक्स, ये पर्सनल टैक्स है, और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये आपका कंपनी वाला टैक्स है। ठीक है, तो इतना सारा डेटा दिया होगा, है ना, ये इतना डेटा आपको दे रखा होगा। हर एक डेटा में हर बात के मायने हैं, हर चीज़ को यूज करके आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद वगैरह आया होगा तो थैंक यू, या लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।